अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डेटाबेस का लेसन स्टार्ट करना है। डेटाबेस क्या होती है और हम कैसे क्रिएट करते हैं एमएस एक्सेस में, ये आपने सीख लिया होगा। होप सो कि आप लोगों ने लेक्चर सारे देख लिए होंगे और आपको समझ आ गई होगी। एमएस एक्सेस की तरह और भी बहुत से सर्वर्स, बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद होते हैं जिनमें हम डेटाबेस बनाते हैं, और उनमें डेटाबेस को हम किसी लैंग्वेज के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी है, वैसे ही डेटाबेस के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें हम क्यूरीज लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और फिर उन स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास हमारे डेटाबेस पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और उन ऑपरेशंस के हम रिज़ल्ट देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसको नॉर्मली एसक्यूएल बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और ये फुली फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज होती है, जैसे आप लोगों ने सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, उसके सारे फीचर मौजूद नहीं होते। इसमें आप कुछ ऑपरेशन अपने डेटाबेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक स्टेटमेंट होती हैं, एक तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप यूज़ करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, तो उनको आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। आपके पास टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं या टू टाइप्स ऑफ कमांड्स होती हैं आपके पास। एक आपके पास DDL होती है और एक DML होती है। DDL जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको आप यूज़ करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, टेबल्स क्रिएट करने के लिए, क्यूरीज क्रिएट करने के लिए। या आप लोगों ने टेबल्स MS एक्सेस में भी पढ़े हैं, लेकिन हम इस लैंग्वेज के थ्रू भी उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। डेटा में से कोई वैल्यू सर्च करनी है, डेटा में कोई वैल्यू ऐड करनी है, कोई वैल्यू डिलीट करनी है, कोई वैल्यू चेंज करनी है, उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो सारी कमांड्स जो लिखी जाती हैं उनको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहा जाता है, या डेटा क्यूरी कहते हैं उन्हें। SQL को IBM ने डेवलप किया, और ये नेशनल स्टैंडर्ड अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट आंसी है, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये SQL लैंग्वेज इन्होंने डिफाइन की। SQL 3 also exists, but the most widely implemented version of SQL जो मोस्टली यूज़ हो रहा है, जो ओल्डर वर्जन है, SQL 92 वो यूज़ हो रहा है। SQL को आप डिफरेंट डेटाबेस प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि डेटाबेस MS एक्सेस की तरह SQL भी यूज़ होती है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। एक लैंग्वेज है जिसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो आप MS एक्सेस में भी SQL को रन कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट्स को। SQL का अलग से भी एक सर्वर, एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जिसमें आप क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, लेकिन आप MS एक्सेस में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मोस्टली स्टूडेंट के पास ऑफिस इंस्टॉल होता है, MS एक्सेस होता है, तो हम इसे MS एक्सेस में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। और बाकी एग्जांपल्स भी दी हैं, MS SQL सर्वर, सेबेस, ओरेकल, इन्फॉर्मेक्स, ये सारे डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। SQL के मेन फीचर्स क्या हैं कि ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। जैसे हमने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो हम सिलेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ डिलीट करना है तो हम डिलीट का वर्ड यूज़ करते हैं। कुछ रूल्स सेंटेक्स इसमें भी फॉलो होता है, लेकिन ये मोस्टली आपको इंग्लिश के वर्ड सारे लगेंगे। एक इंग्लिश स्टेटमेंट टाइप लैंग्वेज होती है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, बिकॉज इसमें आप प्रोसीजर्स नहीं बना सकते। प्रोसीजर को आप कह लें, जैसे आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस में मेथड्स और फंक्शंस पढ़ा है, इसमें आप एक फंक्शन, एक प्रोसीजर नहीं डिफाइन करते कि जिसको आप दोबारा से कॉल करके एक्टिवेट कर लें या रीयूज़ कर लें। इसमें बस आप स्टेटमेंट लिखते जाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट टाइम दोबारा अगर वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको दोबारा स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। लेकिन एक और बात कि जो एडवांस्ड SQL है उसमें थोड़ी सी प्रोसीजरल लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया है। वहाँ पे जो है कुछ मेथड्स, कुछ प्रोसीजर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस वर्जन में है। ये जो सिंपल आपके पास SQL का वर्जन है 92 या MS एक्सेस में आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। SQL कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, आप इन्हें अपर या लोअर जिसमें मर्जी लिखें। जैसे आपके पास सी और सी प्लस प्लस में क्या होता है कि कीवर्ड आपने हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखने होते हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होती, आप स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। इसमें
आप क्या कर सकते हैं कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को साथ साथ डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यू सर्च करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हो, वो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो आप एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एसक्यूएल को यूज़ कौन कौन से लोग करते हैं, एसक्यूएल के यूज़र्स कौन कौन से हैं? डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डेटाबेस को चेक कर रहा होता है, एडमिन कर रहा होता है, वो आपको इसको यूज़ करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो एप्लीकेशन बनाता है, डेटाबेस बनाता है, वो इसको यूज़ कर सकता है। और मैनेजमेंट पर्सनल जिस कंपनी के लिए आपने बनाई है डेटाबेस, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो मैनेजर है, उसका जो प्रेसिडेंट है, वो भी उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट यूज़र्स जो कि उस डेटाबेस को आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो उसमें वैल्यूज़ डेटा इंटर करना होता है, डेटा व्यू करना होता है। जो एंड यूज़र होते हैं जिनका डेटा उसमें इंटर है, जिन्होंने इंटर करना है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल में हमारे पास डिफरेंट कमांड्स होती है। मैंने आपको क्या कहा कि ये स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने लिखना होता है। तो वो स्टेटमेंट्स, वो कमांड्स क्या हैं? क्यूरिंग डेटा, हम डेटा को क्वेश्चन दे सकते हैं। वो डेटा फाइंड करके लाओ जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, वो डेटा फाइंड करके लाओ जिनकी सैलरी 5000 से अबव है, वो डेटा फाइंड करके लाओ जिनका डिपार्टमेंट नंबर या जिनकी कंपनी का नाम जो है वो एक स्पेसिफिक नेम हम उसे दे देते हैं। तो ये क्या होता है? कंडीशन क्राइटेरिया। जैसे आप इफ़ की कंडीशन लगाते हैं ना कि अगर ये ट्रू है, तो यहाँ पे भी हम क्यूरिंग में एक क्यूरी देते हैं, उसको एक कंडीशन देते हैं, और जो डेटा उस कंडीशन को मैच करता है वो हमें दे देता है। हम इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, हम एक टेबल के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, चेंज करते हैं और डिलीट कर सकते हैं। हम टेबल्स को और उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें चेंज, मॉडिफाई कर सकते हैं और उन्हें डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेटाबेस एक्सेस की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कंट्रोल्स को भी एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इन क्यूरीज को। एक्सेस कंट्रोल मीन जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है और मैंने आपको कहा कि डेटाबेस को बहुत से लोग यूज़ करें, एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज़ कर रहा है, मैनेजमेंट भी यूज़ कर रही है, और यूज़र्स भी, जो एंड यूज़र्स हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए जो हमने अगर डेटाबेस बनाई है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम सिर्फ इतना राइट देते हैं कि वो उसको देख सकें या उसमें अपना डेटा इंटर कर सकें, लेकिन उनको ये राइट नहीं देते कि वो किसी दूसरे का डेटा चेंज कर सकें या वो किसी दूसरे के डेटा को डिलीट कर सकें। तो ये एक्सेस, उनको कितना राइट है, वो कितना उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस पर कितना काम कर सकते हैं, ये भी हम मैनेज करते हैं डेटाबेस एसक्यूएल के थ्रू। इसके बाद क्या है? ग्रंटिंग डेटाबेस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आपका जो डेटा होता है पूरी डेटाबेस में वो एक जैसा हो। अगर आपने दो टेबल्स में एक रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं तो वो दो सिमिलर, एक वैल्यू है रोल नंबर 1 की जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपके पास जो डेटा आए, चाहे उसको आप स्टूडेंट की टेबल से, चाहे आप उसे रिजल्ट के टेबल से एक्सेस करें, तो रोल नंबर 1 का डेटा स्टूडेंट में भी और रिजल्ट के दोनों में सेम होना चाहिए। इसको आप कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स पहले सुन लिए हैं तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ें, कंसिस्टेंसी वगैरह क्लियर होंगी पहले ही। ओके, इस बुक में हम लोग जो एसक्यूएल की कमांड्स, जो स्टेटमेंट्स लिखना सीखेंगे, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि इस पूरे चैप्टर में उन्होंने 3 टेबल यूज़ किए हैं। रिलेशंस यूज्ड इन एग्जांपल्स। रिलेशंस क्या होते हैं? टेबल्स। 3 रिलेशन है। एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, जॉब है, मैनेजर है, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर है। ये सारी किसकी इंफॉर्मेशन है? एम्प्लॉय की। तो आप डेटाबेस में जब टेबल के बारे में लिखते हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले टेबल का नाम आता है और ब्रैकेट के अंदर उसके कॉलम्स का, उसकी फील्ड्स का नाम आता है, और जो प्राइमरी की होती है उसको आप अंडरलाइन कर देते हैं। प्राइमरी की का भी आई होप आपको आइडिया होगा। इसके बाद डिपार्टमेंट दूसरा टेबल है, टेबल का नाम और ब्रैकेट के अंदर उसके फील्ड्स और उसके कॉलम्स का नाम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। और डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी किया है तो इसलिए उसे अंडरलाइन कर दिया। और जो तीसरा टेबल शो कर रहे हैं या यूज़ करेंगे वो सैलरी ग्रेड का है कि उसकी सैलरी कितनी होगी। इसमें ग्रेड है, लोएस्ट सैलरी है, एलओ सैलरी और हाईएस्ट सैलरी है। तो जो बोल्ड में वर्ड हैं ये टेबल के नेम्स हैं,
और जो ब्रैकेट के अंदर हैं ये इसके अंदर के कॉलम्स हैं, उसके अंदर की फील्ड हैं। इन टेबल्स के अंदर जो डेटा मौजूद है वो भी उन्होंने हमें दिखा दिया है। ये सैम्पल डेटा है आपके पास कि ये देखें, डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसमें डिपार्टमेंट नंबर है जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, डिपार्टमेंट नेम है और उसके बाद उसकी लोकेशन है। जैसे उसमें 10, 20, 30, 40 ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनके नेम्स हैं और ये उनकी लोकेशन है। ये इसलिए उन्होंने बता दिया कि जब हम क्यूरी इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे एसक्यूएल लगाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा डेटा था और उसने उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय नेम, नंबर, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, ये पूरा टेबल मौजूद है। उसके बाद सैलरी ग्रेड का टेबल है और उसका पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है। तो ये बेसिकली एसक्यूएल में 3 टेबल, यहाँ पे फिलहाल ये 3 टेबल यूज होंगे। लेकिन जब आप डेटाबेस बनाते हैं तो जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने टेबल्स और उनके अंदर की वैल्यूज़ और फील्ड्स डिफाइन करते हैं। मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने के लिए बिल्कुल यही डेटाबेस यूज़ करनी है, तो मैंने यही क्रिएट की है आपके पास। मैं यहाँ पे डेटाबेस अगर ओपन करूँ तो मैंने इसे एसक्यूएल सैम्पल का नाम दे दिया है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो अभी मैंने इसमें सिर्फ एक टेबल क्रिएट किया था। ये देखिए बिल्कुल उसी नाम का मैंने टेबल क्रिएट किया, ये साइड पे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास पूरा टेबल आ गया है। इसमें एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, जॉब है, मैनेजर, वो पूरे इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इस एक टेबल में क्रिएट कर दी है। और यहाँ से मैं अगर आपको इसका डिज़ाइन व्यू दिखाऊं तो ये देखिए मैंने इस एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की सेट कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसकी सारी वैल्यूज सेट कर दी हैं कि इसमें नंबर, डेट और टाइम कौन सा आना है। तो ये वही वैल्यूज़ हैं जो आपकी बुक में है। कुछ वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो गई होंगी, वो अफेक्ट नहीं करती। एक्चुअली हमारा टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉलम्स, हेडिंग्स हैं वो सारी वही हैं और उसमें मोस्टली डेटा मैंने सेम ही रखा है। अब यहाँ पे मैंने बाकी 2 टेबल इसलिए ऐड नहीं किए थे कि यहाँ पे मैं आपको खुद डायरेक्टली भी ऐड करके बताना सिखा दूँ थोड़ा बहुत। अगर आप जिसको कन्फ्यूजन है, आपने अगर नया टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ क्रिएट पे जाते हैं और टेबल के डिज़ाइन व्यू मैंने ओपन कर दिया। ये देखिए फील्ड का नेम और डेटा टाइप, ये आप लोगों ने अगर लेक्चर सुन लिए हैं तो आपको वैसे ही पता होगा। अब मैंने एक टेबल क्रिएट करना है, इस डेटा को अपने सामने रख लेती हूँ ताकि मुझे क्लियरली नज़र आ जाए जो मैंने इंटर करना है इस टेबल में। ओके, मैं सैलरी का टेबल ही बना रही हूँ और इसमें मेरे पास 3 कॉलम्स थे। एक है ग्रेड, ग्रेड नंबर में है तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप में क्या रखूँगी, नंबर। यहाँ पे है इसके बाद है हमारे पास लो सैलरी और ये भी नंबर्स में है तो इसको भी हम नंबर में ही सेव करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है हाई सैलरी और ये भी नंबर्स में है तो इसको भी डेटा टाइप हम नंबर रख देंगे। इसमें अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपने लेक्चर सुन लिए हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की सेट नहीं कर रही, मैं इस टेबल को यहाँ से सेव कर रही हूँ। उसने टेबल का नाम पूछा है और इस टेबल का नेम क्या था, सैलरी ग्रेड, तो मैंने इसको इस नाम से सेव कर दिया। ओके, हमने इसकी सैलरी प्राइमरी की नहीं रखी। अब देखें आपके पास नाम वही आ गया है। मैं इसको ओपन करती हूँ और इसमें वैल्यूज़ इंटर कर देती हूँ। मेरे पास डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने 5 रिकॉर्ड इंटर कर दिए हैं। और इसकी जो इस डिपार्टमेंट की जो लोएस्ट सैलरी है वो 700 है, इसकी 1201 है, इसकी 1401 है, 2001 है और 3001 है। इसी तरह इनकी हाईएस्ट सैलरीज भी हम इनकम इंटर कर देते हैं कि इसकी हाईएस्ट सैलरी हमारे पास 1200 है, 1400 है, 2000 है, 3000 है और ये क्या है 999। ओके, तो ये हमारे पास इनकी सैलरीज आ गई और यहीं से आप इस टेबल को सेव कर लें।
तो यहीं से हमने इन टेबल्स को सेव भी कर लिया है। इसके बाद एक और टेबल है आपका, तो हम यहाँ से दोबारा से क्रिएट पे जाके टेबल को डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हैं, या मैं आपको डेटा शीट व्यू में बता देती हूँ इसको कैसे क्रिएट करेंगे। ये आपके पास एक टेबल बना हुआ आ रहा है, लेकिन इसमें फील्ड्स और कॉलम्स वैसे नहीं है जैसे हमें चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से डिपार्टमेंट्स का टेबल ओपन करूँ जिसकी डिटेल हमने इंटर करनी है, ये आपको डिपार्टमेंट का टेबल नज़र आ रहा है, डिपार्टमेंट नंबर, नेम और लोकेशन। तो इसको मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ। पहली फील्ड का नाम हमने चेंज करना है। डेटा शीट व्यू में रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे इनको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू माय ओन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं आईडी को रीनेम करूँगी। रीनेम फील्ड पे जाके यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, डिपार्टमेंट नंबर। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसकी पहले डेटा टाइप हमने सेलेक्ट करनी है, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी नेम। और यहाँ पे क्या आएगा, इसकी भी शॉर्ट टेक्स्ट है। और यहाँ पे क्या आएगा, लोकेशन। अब हम यहाँ पे वैल्यूज इंटर कर देते हैं। अब ये न्यू लिखा हुआ आ रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप हमारे पास है ऑटो नंबर, मीन वो नंबर्स खुद से जनरेट करेगा। लेकिन हमें नंबर खुद से देने हैं, तो हम यहाँ से डिज़ाइन व्यू में जाके पहले टेबल को सेव करेंगे। टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट, डीपीटी, हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से ये प्राइमरी की है ऑटोमेटिकली, यहाँ से हमने इसको क्या करना है, नंबर। तो हम इस तरह से उसकी डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं, और इस टेबल को भी हमने सेव कर दिया। अब मैं डिपार्टमेंट के टेबल को ओपन करूंगी, तो इसमें रिकॉर्ड्स इंटर कर लेते हैं हम अपने 10, 20, 30, 40। पहला डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंटिंग का है, दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास रिसर्च का है, थर्ड डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स का है, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास ऑपरेशंस का है। तो इस तरह से आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। डेटाबेस क्रिएशन भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके फाइनल प्रोजेक्ट में जहां मैंने आपको बताया कि आपने विजुअल बेसिक के फॉर्म्स अपलोड करने होंगे या डिज़ाइन करने होंगे, वहाँ पे कोई डेटाबेस भी आपने डिफाइन करनी होगी, पहले डिज़ाइन करनी होगी। तो इसलिए इन लेक्चर्स को भी गौर से सुनिएगा, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपकी प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी और आपके पेपर्स के लिए भी और प्रोजेक्ट के लिए भी। ये जस्ट एक लेक्चर नहीं है, आपके पास थ्योरी नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है एसक्यूएल, और आपके पेपर में भी आता है। और उसमें डायरेक्ट कोई थ्योरी नहीं आती, मोस्टली आपके पास क्वेश्चन ही आता है। जैसे कोड लिखते हैं ना कि राइट ए प्रोग्राम, इसी तरह यहाँ पे आता है राइट ए कमांड टू परफॉर्म दिस टास्क, कोई एक क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए। तो ये हमारी डेटाबेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 3 टेबल्स हैं, तीनों में हमारे पास डेटा भी मौजूद है, और मैंने इसको सेव भी कर दिया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसकी जो प्रैक्टिकल वर्क है वो कल से स्टार्ट करवाऊंगी। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई थी, आपने ये बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जो हमने पढ़नी है, जो इसका प्रैक्टिकल वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को टेबल्स क्रिएट करना बता दिया है। लेकिन टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो इन टेबल्स में हम इनके दरमियान में रिलेशनशिप भी बनाते हैं कि कौन सा, जैसे आप देखेंगे कि ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है। ये डिपार्टमेंट का टेबल था, इसमें डिपार्टमेंट नंबर क्या थी, प्राइमरी की थी। लेकिन एम्प्लॉय के टेबल के अंदर भी हम डिपार्टमेंट नंबर को यूज़ कर रहे हैं। तो जो डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यूज़ डिपार्टमेंट के टेबल में थी, क्योंकि वही डिपार्टमेंट उस कंपनी में मौजूद हैं जो कि हमने डिपार्टमेंट के टेबल में ऐड किए हुए हैं, तो वही इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के टेबल में भी आनी चाहिए।
क्यों आनी चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉय उसी डिपार्टमेंट में आप रखेंगे जो आपके पास मौजूद है। जो डिपार्टमेंट कंपनी में है ही नहीं, उस डिपार्टमेंट में आप कोई एम्प्लॉय हायर ही नहीं कर सकते। सो ये रिलेशनशिप या ये चीज़ मेंटेन करना कि एम्प्लॉय के टेबल में वही डिपार्टमेंट आए जो कि डिपार्टमेंट के टेबल में ऑलरेडी इन लिस्ट है, कि 10, 20, 30 और 40 आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम इनके दरमियान में रिलेशनशिप बनाते हैं। तो डेटाबेस डिज़ाइन टूल में जाके ये रिलेशनशिप की विंडो होती है। तो हमने कौन कौन सी टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनानी है? एम्प्लॉय के टेबल में, तो आप उसे सिलेक्ट करते हैं और ऐड करवा देते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट के टेबल को सिलेक्ट करते हैं और ऐड करवा देते हैं। ये 2 टेबल्स आपके ऐड हो चुके हैं। और रिलेशनशिप बनाने का मेथड बहुत आसान है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, जिस टेबल की प्राइमरी की है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको दूसरे टेबल में ले जाएंगे जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को आपने डिपार्टमेंट नंबर के साथ ही कनेक्ट करना होता है। तो ये विंडो आपके पास आ जाती है। जब ये विंडो आती है तो आप देखिए वो बता रहा है कि डिपार्टमेंट के टेबल का डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय के टेबल का डिपार्टमेंट नंबर, ये दोनों आपस में लिंक हो गए। इन दोनों के दरमियान में हमने एक रिलेशनशिप बना दी है। तो अब एम्प्लॉय में हमेशा वही डिपार्टमेंट नंबर आने चाहिए जो डिपार्टमेंट के टेबल में है, अदरवाइज कोई नहीं, 50, 60 नहीं आना चाहिए। तो उसके इस रूल को इन्फोर्स करने के लिए हम यहाँ से कहते हैं इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है और ये बाकी ऑप्शंस क्या हैं, इनसे रिलेटेड प्राइमरी की और ये क्यों हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, इनसे रिलेटेड मैं आपको एक और लेक्चर शेयर कर दूंगी, आप लोग वो भी देख लीजिएगा डिटेल में। तो यहाँ से मैंने ये भी क्रिएट, ओके, यहाँ पे उसने एरर ये दिया है कि हमने इन टेबल्स को ओपन किया हुआ है। जब टेबल्स ओपन होते हैं तो वो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता। तो मैं इन टेबल्स को क्लोज कर देती हूँ। आपने जब टेबल्स में कोई चेंजिंग्स करनी होती हैं, डिलीट करना है टेबल को, तो वो आपको कहता है कि पहले उन्हें क्लोज करें। ओके, मैं इसे दोबारा से क्लिक करके ड्रैग किया मैंने और यहाँ से इन्फोर्स करके मैंने इसे क्रिएट कर दिया। तो ये आपको एक रिलेशनशिप, एक लिंक बना हुआ नज़र आ गया आपको कि ये आपके पास डिपार्टमेंट नंबर जो है वो लिंक हो गया है एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर से। तो इसका क्या मीनिंग है ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको सेंड करूँगी उसमें अच्छे से उसे देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। और कल से हम जो एक्चुअल जो हमारा आपका 4th ईयर में जो काम है, जो डेटाबेस हमने पढ़नी है, उसकी कमांड्स को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।